नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 7th की साइंस बुक, जिसका पार्ट 2 ये चल रहा है, जिसमें टॉप 25 एमसीक्यूज़ का हम डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, और जो मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। और हमारे आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़, वहाँ पे आपको क्लास 7th की और 6 की वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग होता है। तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पारा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबोया जाता है, तो लोहे के ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा, लोहे का गोला ठंडा तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा, लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गोले तथा जल दोनों का ताप कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जितना तापमान लोहे के गोले का है उतना ही जल का है, तो दोनों के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है, या स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची फर्स्ट में अम्ल का नाम है, सूची सेकंड जिसमें पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है। अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे तो सामान्यतः ये किस में पाया जाता है? इमली और अंगूर में पाया जाता है। और अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये चूने के पानी में पाया जाता है। और अगर हम टैट्रिक अम्ल की बात करेंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये गलत हो गया है। देखिए फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए फिर से हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में मिलता है, टैट्रिक अम्ल इमली या अंगूर में मिलता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये आपको किस में मिल जाएगा? ये मिलेगा आपको साबुन में। और ध्यान दीजिएगा, खाने के सोडे में मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, न कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस आधार पे आपका सही जवाब हो जाएगा ए 1 2 4 3। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियों आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो साधारण वर्षा होती है, जब उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि आपका अम्ल मिश्रित हो जाता है, तब जो है कि अम्ल वर्षा के नाम से उसे जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट ए वाला केवल सही है, क्योंकि अत्यधिक अम्लीय मृदा को आप उदासीन करने के लिए जैव पदार्थ नहीं, बल्कि क्षारीय करने के लिए हम उसमें मिलाते हैं। क्या करने के लिए? क्षारीय मृदा करने के लिए मिलाते हैं जैविक पदार्थ को या ह्यूमस को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा कथन सही है? हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। दंत क्षय मतलब दांत के दर्द के लिए। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है। जब अम्ल निर्मोचित होता है और उसी अम्ल की वजह से दांतों में दर्द होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भौतिक और रासायनिक पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। तो देखिए सभी जो वर्ड लग जाते हैं इसमें सामान्यतः 95% क्वेश्चन क्या होते हैं? गलत माने जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को परफेक्ट डिफाइन नहीं किया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो स्टेटमेंट बी आपका सही हो जाएगा, केवल 2। अगले प्रश्न की ओर चले। कौन सा परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज को फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना,
कागज का जलना। तो देखिए कागज जब जलता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो ये भी रासायनिक चेंज होता है, और जब हम किसी कलर को चेंज करते हैं तो ये भी केमिकल बॉन्डिंग होती है। लेकिन कागज को जब हम फाड़ देते हैं 2 टुकड़ों में, 10 टुकड़ों में, 50 टुकड़ों में, तो केवल और केवल भौतिक परिवर्तन होता है, यानी उसके साइज का परिवर्तन होता है, उसकी क्वालिटी या उसके केमिकल्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो स्टेटमेंट ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कौन सा कथन सही है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है, यानी प्रतिदिन के अध्ययन पर। दूसरा कह रहा है किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ा के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिदिन के परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं, और जब एक जैसा परिवर्तन लंबे समय से हो रहा होता है तो उसे हम जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में है और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, रेंडियर पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास कर जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चारों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं भारत में साइबेरियन पक्षियों का प्रवास मिलता है सबसे अधिक जाड़े के समय में। अगले प्रश्न की ओर चलें। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है कौन से, उनकी पहचान करनी है। इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। उष्ण का मतलब ही गर्म होता है। इन क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। लॉयन टेल्ड लंगूर दाढ़ी वाला ऐप पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट इसके भी सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है। 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। तो इसमें आपको गलत विचार करना है, यानी कि गलत आंसर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, जबकि थर्ड ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। चलिए, क्योंकि हवाओं का जो बहाव होता है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री नहीं, बल्कि 60 से क्या होता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। इसीलिए जो हवाएं होती है वो 30 डिग्री से क्या होता है, 60 डिग्री की ओर जाती हैं, न कि 60 डिग्री से 30 डिग्री की ओर आती है। क्योंकि 60 डिग्री पे आपका बनता है लो प्रेशर और 30 डिग्री पे बनता है हाई प्रेशर। इसलिए हवाएं सदैव क्या चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर हो जाती है। ग्रीष्मकाल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है और समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं, क्योंकि जब गर्मी में बहुत गर्मी लगती है तो हम लोग सामान्यतः समुद्र के किनारे जाते हैं, जहाँ पर हवाएं क्या होती है, समुद्र से जब स्थल की ओर आती है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है, और जब वो जलवाष्प लेके आती है साथ में तो अधिक मात्रा में वर्षा भी होती है। स्टेटमेंट थर्ड भी सही है और पहला भी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखिए चक्रवात हमेशा भारत में अधिकतम पूर्वी घाट से आते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आते हैं या बंगाल की खाड़ी से आते हैं, न कि पश्चिम घाट से। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पवन के वेग में वृद्धि वायु दाब में वृद्धि कहलाती है।
पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं? चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण, लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, जनता द्वारा मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना, आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों का टेलीफोन नंबर साथ रखना, पेयजल का संग्रहण, पड़ोसियों, मित्रों तथा बचाव दल के साथ यथासंभव सहयोग करना। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही बताए जा रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा होती है। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होता है। गाद कणों का आमाप बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के आमाप के बीच का होता है और उसी के साथ बलुई मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है आपका, इसलिए सही माना जाएगा बी ऑप्शन। 1, 2, 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त शिमर होती दिखाई देती है। ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण, विवर्तन की घटना के कारण, वायु में जलवाष्प की अधिकता के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इसकी व्याख्या कीजिए। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाता है। पॉलीथीन रसायन पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे हमें ऐंठन होती है यानी दर्द होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, जल, अल्कोहल। सही ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा कथन सही है? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। वायवीय नहीं अवायवीय उसको कहा जाता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा 1 और 2। तीसरा गलत हो जाएगा। जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है उसे अवायवीय कहते हैं, यानी कि जहाँ पे वायु नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है आपको। देखिए, ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये तो क्लोम हो जाएगा। अगर हम डायाफ्राम मध्यपट की बात करेंगे तो अल्कोहल हो जाएगा। नहीं सॉरी, गलत हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये अल्कोहल के रूप में काम आता है। और अगर हम डायाफ्राम की बात करेंगे तो ये वक्ष गुहा हो गई। और अगर हम तिलचट्टे की बात करेंगे तो ये श्वास रंध्र होता है इनका। और अगर हम पत्तियों की बात करेंगे तो ये इसमें जो है कि रंध्र पाया जाता है, स्टोमाटा पाया जाता है और मछली में क्लोम पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 3, 5, 4, 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च वसन के समय पसलियां क्या करती हैं? नीचे की ओर गति करती हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। दोनों ही सही ऑप्शन हैं, क्योंकि जब वो पानी में होते हैं या स्थल खंड पर होते हैं, क्योंकि वो उभयचर की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वो दोनों प्रकार से अपने क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो ये था दोस्तों आपके लिए क्लास 7th की पार्ट 2।